नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हमने इस जो हम पढ़ेंगे हमारी अतीत की बुक है, उसका चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान, इसका फर्स्ट पार्ट में एक वीडियो बना दिया है। फर्स्ट पार्ट उसको पहले देखें, उसके बाद इसको देखें, तभी आपके समझ में आएगा। उसमें देखिए हमने क्या-क्या पढ़ लिया था, ये सब पढ़ लिए थे। दिल्ली के शासक कौन-कौन से दिल्ली के शासक हुए थे, इनके बारे में हमने देख लिया था। इसके अलावा हमने ये दहलीवाल क्या है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, ये पढ़ लिया था। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, ये सब पढ़ लिया था। इसके अलावा ये सब हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। आप पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, फिर आपके अच्छे से समझ में आएगा। और ये पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण हमने पढ़ लिए थे। रजिया कौन थी, ये भी हमने पढ़ लिया था। और रजिया के अलावा और भी महिला शासिका हुई थी, उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। और दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, ये सब हमने पढ़ लिया था फर्स्ट पार्ट में। और इसके अलावा हमने ये सब यहाँ तक पढ़ लिया था। भीतरी प्रदेश किसे कहते हैं, गैरिसन शहर क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मस्जिद से, ठीक है। तो जिन्होंने ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो पहले वो वीडियो देखें, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपकी क्लास 7th के नाम से हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ये वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। पहले उसको देखो, फिर इसका देखना। आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मस्जिद मस्जिद क्या होती है? जैसे हमारे मंदिर होते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, वैसे जो मुस्लिम होते हैं वो कहाँ जाते हैं? मस्जिद में, ठीक है। देखो, यह अरबी शब्द है। मस्जिद क्या है? ये एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है कि ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं, ठीक है। हम मंदिर में जाके हाथ जोड़ते हैं, मुस्लिम लोग भाई होते हैं, वो मुस्लिम जो लोग होते हैं वो मस्जिद में जाते हैं, ठीक है। जामा मस्जिद, मस्जिद ए जामी, यह वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्रित होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। ये जामा मस्जिद वो होती है जहाँ पर सभी मुसलमान इकट्ठे होकर के एक साथ बैठ कर के नमाज पढ़ते हैं। इमाम नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम यानी नेता के रूप में चुना जाता था। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतबा भी देता है। किबला, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। इस दिशा को किबला कहा जाता है। जब नमाज पढ़ते हैं तो मुसलमान जो है वो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है। भारत से जो मक्का है वो पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है। कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 12वीं सदी के आखिरी दशक में हुआ। यह मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली ए कुहना यानी पुराना शहर कहा जाता है। इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। ये पुराना शहर है जिसको दहली ए कुहना कहते हैं, वहाँ पर है ये मस्जिद, और इसका विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। कुतुब मीनार का निर्माण 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया। बेगमपुरी मस्जिद मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में उसकी नई राजधानी जहांपना में बनाई गई। जहांपना यानी विश्व की शरण स्थली, यहाँ पर बेगमपुरी मस्जिद बनाई गई। मौट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री के द्वारा किया गया। जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में बनी। प्रशासन, अब प्रशासन खिलजी वंश और तुगलक वंश, ठीक है, इनके समय का है। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश ने सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। जो इल्तुतमिश थे
जो सामंत और जमींदारों के स्थान पर जो अपने गुलाम थे उनको अपने सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। गुलामों को फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता है। जो गुलाम होते हैं उनको फारसी में बंदगा कहते हैं। खिलजी और तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते थे। गुलामों को सूबेदार और सेनापति बनाया जाता था, परंतु वे अपने मालिकों के प्रति वफादार होते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती थी। जिस राजा के द्वारा जो गुलाम बनाया जाता था वो उस राजा के प्रति यानी उस सुल्तान के प्रति तो वफादार रहता था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी के प्रति वो वफादार नहीं रहता था। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण तवारीख के लेखकों ने इनकी आलोचना भी करी है। जैसे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, ठीक है, जो शराब बनाने और बेचने वाले को क्या बोलते हैं, कलाल। और फरूक हज्जाम नामक नाई, मनका तबाख नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं सदी के इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी ने भी इनकी आलोचना की है। देखिए इक्ता, इक्ता क्या थे, वे भिन्न भिन्न इलाके जहां से राजस्व वसूला जाता था। इक्ते का अधिकारी को इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। जो इक्ते का अधिकारी होता था, जो इक्ते का प्रशासन देखता था, उसको क्या बोलते थे, या तो इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। मुक्ति का क्या काम था, एक तो सैनिक अभियान जो होते थे युद्ध के समय उनका नेतृत्व करना, और जो उसका इक्ता है, जो उसके अधिकार में जो क्षेत्र है वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखना। मुक्ति राजस्व वसूलने वाले इक्तेदार या सूबेदार। मुक्ति क्या होते थे, ये इनका काम क्या था, राजस्व वसूलना। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी राजस्व निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया। जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राजस्व निर्धारण और जो वसूली के कार्य थे उसको राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। उस समय 3 तरह के कर थे जो टैक्स देते थे राजस्व, ठीक है। वो कितने तरह के थे, 3 प्रकार के थे। एक तो कृषि पर लगने वाला कर था। कृषि पर जो लगता था उसे खराज कहा जाता था। किसान की उपज का लगभग 50% होता था। जो कृषि पर कर लगता था उसको खराज कहा जाता था, जो लगभग 50% लिया जाता था। दूसरा कर मवेशियों पर कर था और तीसरा घरों पर कर। ये 3 प्रकार के कर थे। अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया था। जो इब्न बतूता था ये अफ्रीका का देश है, मोरक्को वहाँ का था, ये 14वीं सदी में भारत आया था। मंगोल आक्रमण। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ओक्सियाना, जो आधुनिक उज्बेकिस्तान में है, ट्रांस ओक्सियाना पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत पर धावा बोल दिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। तो दिल्ली पर मंगोलों के धावे किसके शासनकाल में बढ़े थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। देखिए एक तरफ है अलाउद्दीन खिलजी और दूसरी तरफ है मोहम्मद बिन तुगलक, इनके बारे में जानते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है इन्होंने दिल्ली में 2 बार हमला किया, 1299 से 1300, तथा मंगोल जो है वो 1302 से 1303। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी। अब इधर मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमले हुए, मंगोल सेना परास्त हो गई थी और अपनी सेना की शक्ति पर इनको इतना विश्वास था कि ट्रांस ओक्सियाना पर हमले आक्रमण की योजना बना ली थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी का ये सेकंड पॉइंट, सैनिकों के लिए सीरी नामक एक गैरिसन शहर बनाया था। जो शहर स्थापित किए थे हमने सीरी पढ़ा था, तो ये एक गैरिसन शहर क्या होता था, एक किलेबंद बसाव होता था जहाँ पर सैनिक रहते थे।
मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली एक कोहना को खाली करवाकर, जो पुराना शहर है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, दिल्ली एक कोना को खाली करवाया और एक सैनिक छावनी वहां बना दिया। यहाँ के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया था। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था। इन्होंने अतिरिक्त कर लगाए थे। इन्होंने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना शुरू कर दिया था और इन्होंने बाजार में सामान की कीमतों पर नियंत्रण लागू किया था। कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई, जिसको बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर एक सस्ती धातु के बने होते थे। अलाउद्दीन प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे और उसने मंगोल आक्रमण का काफी सफलतापूर्वक सामना किया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक कदम जो है वो असफल रहे थे। कश्मीर पर इन्होंने आक्रमण किया, जो पूरी तरह असफल रहा था। एक विशाल सेना थी खड़ी की थी, उसको भंग करना पड़ा था। टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी थी। अब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का एकमात्र शासक था जिसने मंगोलों का इलाका तुर्रान पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। ठीक है, तो दिल्ली का एकमात्र शासक जिसने मंगोलों के इलाके तुर्रान पर आक्रमण की योजना बनाई थी, वो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंश का राज्य रहा। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके से प्रबंधन के रूप में आगे चलकर उसने मुगल सम्राट 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। किसको परास्त किया था? यहाँ पर उस टाइम हुमायूं राजा था। सूरी वंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक ही शासन किया था। अकबर ने 1556 से लेकर के 1605 तक अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह के ही प्रशासन को अपनाया था। देखियो, अन्यत्र दूसरी जगह के बारे में हम पढ़ते हैं, हमारी बुक में दे रखा है। 3 श्रेणियां थी, एक तो ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। देखो, 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया था। तो ये 3 श्रेणियों का विचार है, वो सबसे पहले 11वीं शताब्दी में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया था। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रार्थना करने वाला वर्ग, दूसरा था युद्ध करने वाला वर्ग और तीसरा था खेती करने वाला वर्ग। एक तो प्रार्थना करने वाला, युद्ध करने वाला और तीसरा था खेती करने वाला। ये 3 प्रकार के वर्ग थे। नाइट, योद्धाओं का समूह, धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित। ये नाइट के कौन होते थे? योद्धाओं का समूह होता था। ईश्वरीय शांति, ईसाई धर्म का प्रसार करने वालों का समूह। धर्म युद्ध, मुसलमानों के कब्जे से यरूशलेम शहर को छुड़ाने के लिए सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली, जिसे क्रूसेड यानी धर्म युद्ध कहा गया। तो देखिए, हमारी इस बुक का जो चैप्टर है 3rd, ये हो गया कंप्लीट। आप इन वीडियो को देखिए। ठीक है, एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक समझ नहीं आया तब तक देखिए। ठीक है बच्चों, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और धन्यवाद।